जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। हेलो गाइज, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत यानी जीएस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। उस अपवर्तन में हम लोग अपवर्तनांक के बारे में जान रहे थे पिछले वीडियो में। उसी क्रम में आगे आज हम लोग पढ़ते हैं और अपवर्तनांक के विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो अपवर्तनांक होता है, इस अपवर्तनांक से जितने वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी के सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, जितने भी होते हैं, डिफेंस, रेलवे, एनटीपी, जितने भी होते हैं दोस्त, वो सभी डायरेक्ट यहीं से पूछ देता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद रखिए दोस्तों। और यहाँ पे कुछ प्रश्न बनेंगे, हम उसको भी देखेंगे प्रश्न क्या बन सकते हैं। और टोटली दोस्तों यह एनसीईआरटी 10th क्लास का सिलेबस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम 10th लेवल पर होती है, वनडे एग्जाम दोस्तों, अधिक पूछता है अपवर्तनांक संबंधी, तो यहीं से पूछेगा दोस्त। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कुछ द्रव्यात्मक माध्यम, द्रव्यात्मक माध्यम मतलब ये हुआ कि ऐसा माध्यम दोस्त जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। जैसे मान लीजिए माध्यम तो अंतरिक्ष भी होता है, लेकिन अंतरिक्ष में कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन अंतरिक्ष के अलावा हवा हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, ये सब जितने हैं सब में द्रव्यमान होता है दोस्त। इसलिए इसने नाम दिया है द्रव्यात्मक माध्यम। उसका मतलब सिंपल सा है, केवल माध्यम दोस्त। तो ध्यान दीजिए, माध्यम अपवर्तनांक, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो वायु होता है, वायु कितना अपवर्तनांक होता है दोस्त? निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है दोस्त। 1 क्यों होता है आप देख लीजिए। कल हमने कहा था दोस्त कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है, उस माध्यम में हमें वेग पता होना चाहिए जो बटा में रहेगा, और ऊपर जो रहेगा उस माध्यम का रहेगा जिस माध्यम से होकर के आ रही है, यानी v1। तो इसको हम बोलेंगे, जो मान हल करने पर आएगा, जो हमको संख्या प्राप्त होगी दोस्त, उस संख्या को बोलेंगे अपवर्तनांक। सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। दोस्तों, अगर यही निरपेक्ष पूछता है तो क्या करेंगे? सापेक्ष का मतलब होता है एक माध्यम के संदर्भ में दूसरा माध्यम। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल उदाहरण देता हूं, सापेक्ष मतलब होता है क्या है। जैसे मेरी स्पीड है, मेरी जो गति है, मान लीजिए मैं गाड़ी से चल रहा हूं और मेरी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। और एक मेरे दोस्त है, उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्त। तो जब मैं केवल अपनी बात करता हूं, किसी से तुलना नहीं करता हूं दोस्त, किसी के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, तो उसे हम निरपेक्ष स्पीड बोलेंगे। और कितनी होगी वो? 60 होगी। वैसे ही मेरे दोस्त का अगर स्पीड बिना तुलना किए हुए मुझसे बात किया जाए, केवल उसकी स्पीड की बात किया जाए, तो वह उसकी निरपेक्ष स्पीड कही जाएगी दोस्त। लेकिन दोस्त, गाड़ी से मैं भी चल रहा हूं, वो भी चल रहा है, तो आप बताएं कि अगर उससे मैं तुलना करूं अपना, तो मेरी स्पीड कितनी ज्यादा है? तो जो मेरी स्पीड दोस्तों, अगर मैं उसको पार करूंगा, उसका पीछा करूंगा, तो मैं उसको किस स्पीड से पीछा करूंगा दोस्त? तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों दोस्त? इसलिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो हमको इसको बीट करने में लग जाएगा, मतलब हमारे 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, उसमें से 50 जो है
इसको बराबर करने में लग जाएगा, और जो 10 हमारा बचेगा उसी 10 की स्पीड से हम उससे आगे निकल सकते हैं दोस्त। तो ये सापेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना करना दोस्त। तो आपको समझ में बात आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। वैसे ही अपवर्तनांक का मतलब है एक माध्यम के सापेक्ष सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब इसके तुलना में दोस्त। लेकिन निरपेक्ष कहेगा तो, जब निरपेक्ष कहता तो केवल N2 लिखता, किसके सापेक्ष नहीं लिखता। और नहीं लिखता मतलब क्या है, नहीं लिखता मतलब वहां पे निर्वात है, वैक्यूम है दोस्त, वैक्यूम टू भी कह सकते हैं आप। तो इसका मतलब है निरपेक्ष अपवर्तनांक उसे कहते हैं जब किससे तुलना किया जाए, तो जब निर्वात से तुलना किया जाए दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये जिस माध्यम में हम निरपेक्ष जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उस माध्यम में प्रकाश की वेग v2 और ऊपर c रहेगा। c का मतलब होता है दोस्त निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, ये होता है दोस्त। c का मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम किसका निकालें, अगर हम निर्वात का ही निकालें, वैक्यूम का ही निकालें, निर्वात का ही निकालें, आप बताना कितना आएगा। तो क्या होगा, जिसका निकालना होता है वह बटा में होता है दोस्त। तो बटा में मतलब क्या, बटा में मतलब भी मतलब निर्वात में वेग, निर्वात में वेग कितना होता है, c होता है, और ऊपर क्या होता है निर्वात में वेग जो कि c ही होता है। कितना कट हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 होता है दोस्तों। मैंने अपवर्तनांक के विषय में विधिवत आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पुश करके समझ करके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्त, यहाँ पे तो आपको आइडिया हो गया कि निर्वात का कितना अपवर्तनांक होता है, तो 1 होता है। निर्वात से आएंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा अपवर्तनांक हवा का होता है, क्योंकि निर्वात में कोई कण नहीं होता और हवा में कण होते हैं, तो थोड़ा सा घना होगा दोस्त। और जब घना होगा तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक अधिक होना मतलब क्या, माध्यम का सघन होना बताता है। जितना अपवर्तनांक ज्यादा है वह पदार्थ उतना ही सघन है, उतना ही कठोर है, उसमें कण ज्यादा समीप समीप हैं दोस्त। तो देखते हैं कितना होता है। बर्फ हवा की तुलना में थोड़ा सा और ठोस होता है, थोड़ा सा कण उसके पास पास होते हैं दोस्त, तो अपवर्तनांक भी ज्यादा है। जल, अब आपको थोड़ा सा यहाँ उल्टा लग रहा होगा दोस्त कि बर्फ तो ठोस है और जल जो है द्रव है। तो जल का कण थोड़ा दूर दूर होगा तो विरल होना चाहिए, और बर्फ ठोस है तो इसे कण पास पास होना चाहिए, तो उसका अपवर्तनांक भी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए दोस्त। लेकिन नहीं, हर पदार्थ जो होता है, जितने पदार्थ होते हैं द्रव के रूप में होते हैं तो थोड़ा सा विरल होते हैं, लेकिन जब जमते हैं ठोस बनते हैं तो सघन हो जाते हैं दोस्त। लेकिन जो जल होता है उल्टा व्यवहार करता है। जब जल द्रव रूप में होता है तो वह ज्यादा सघन होता है, और जब ठोस यानी बर्फ बनता है तो कम सघन हो जाता है। मतलब जल का व्यवहार ठोस और द्रव में उल्टा होता है दोस्त, हर पदार्थ की तुलना में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा बर्फ का अपवर्तनांक कम है और जल का अपवर्तनांक ज्यादा है दोस्त। ये भी एक प्रश्न बन सकता है यहां से दोस्त। एल्कोहल का जल से भी ज्यादा होता है, जो हम शराब पीते हैं लोग। केरोसिन उससे सघन होता है। क्वार्ट्ज जो होता है उससे सघन। तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, कांच कई तरह के होते हैं दोस्त, जो कांच हम प्रयोग करते हैं कई तरह के होते हैं। तो क्राउन कांच 1.52 अपवर्तनांक का होता है। कनाडा वाल्सन एक पदार्थ है, ये भी एक माध्यम है, इसका इतना ज्यादा होता है। खनिज नमक जो हम निकालते हैं नमक समुद्र से, जब प्योरीफाई नहीं किया गया होता है उस समय की बात है, उसका इतना होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का इतना होता है।
फ्लिंट कांच, देखिए भी कांच का प्रकार है, कांच का प्रकार ये भी है दोस्त। तो फ्लिंट कांच थोड़ा सघन होता है इसके तुलना में, 1.63 होता है दोस्त, सॉरी 1.65 होता है। रूबी मणिक है, रूबी एक मणि है, एक पत्थर है दोस्त, चमकती है, इसको हम मणि बोलते हैं, माणिक के बोलते हैं। तो इसका होता है 1.71। नीलम उससे भी सघन होती है, थोड़ा हार्ड होती है दोस्त, और ये भी माणिक्य है, इसका होता है 1.77। और हीरा भी पत्थर होता है, और दोस्तों सबसे हार्ड यही होता है, क्योंकि सबसे अधिक अपतनांक किसी का होता है, देख लीजिए आप 2.42 होता है दोस्त। तो सबसे अधिक हार्ड कोई पदार्थ है, कड़ा पदार्थ है, तो क्या है, हीरा है, क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होंगे, इसलिए अपतनांक क्या है, बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है मतलब क्या, सघन है, बहुत सघन है दोस्त। तो ये आपने देखा अपतनांक विषय में। अभी हम बताते हैं आपको, यहां समझा दिया कि अपतनांक का मतलब जिसका अधिक अपतनांक वह अधिक सघन, जिसका कम अपतनांक वह कम सघन। अभी देखते हैं वैज्ञानिक ढंग से कि कैसे हम कह सकते हैं दोस्त। हम देखते हैं कि जिसका अपतनांक माध्यम का ज्यादा होता है वह उतना ही सघन होती है, उतना ही प्रकाश को जाने में अवरुद्ध पैदा करती है, रोकती है दोस्त। मैंने पहले ही कहा था विज्ञान एक सिद्धांत का नाम है, रटना नहीं है दोस्त। जो भी टर्मोलॉजी प्रयोग किए गए हैं उसका मतलब है, उसका सेंस है, उसका सिद्धांत है, आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रश्न कितना भी घूमता है आप समझ सकते हैं, लेकिन विज्ञान को रट कर पढ़ते हैं दोस्त तो आप आगे एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। अपवर्तनांक का मतलब होता है, मैं निरपेक्ष की बात कर रहा हूं, अपवर्तनांक का मतलब होता है C/V2। अभी हम देखें, जिस माध्यम का निकालना है वो माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे रहता है, और जिसके सापेक्ष निकालना है उस माध्यम में प्रकाश का वेग ऊपर रहता है। तो हम निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए निरपेक्ष बोल रहे हैं, और निरपेक्ष बोल रहे हैं तो उसमें निरपेक्ष में यानी निर्वात में प्रकाश का वेग c रहता है दोस्त, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमने कल बताया था, 3.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्त। तो दोस्त एक कांस्टेंट होती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा ही इतना होता है, ये कांस्टेंट है दोस्त। और दोस्तों जब भी कोई भौतिक राशि दी गई होती है, भौतिक राशि में यदि कोई पद कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है, तो उसे हम छोड़ देते हैं, और जो परिवर्तन होने वाले राशि हैं उसके साथ समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं दोस्त। देखिए कैसे, तो अपवर्तनांक भी बदलेगा जब माध्यम बदलेगा दोस्त, जब माध्यम बदलेगा तो अपवर्तनांक भी बदलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो राशियां बदलने वाली होती हैं समय के साथ उसके साथ हम रहने देते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं दोस्त। तो इसका मतलब इतना हो गया दोस्त, C गुणे 1/V, इसका मतलब यही था। तो N2 समानुपाती दोस्त, C हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/V2 दोस्त। ज्यादा दिमाग मत लगाना दोस्त कि क्यों हट गया। तो दोस्त इतना समझना, ये विज्ञान का लैंग्वेज है, विज्ञान में ऐसा ही हम काम करते हैं। तो देखिए ये आपको क्या शो कर रहा है दोस्तों, ये समानुपाती का चिन्ह है, मतलब कहने का कि इस पूरे का मान यदि बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, पूरा का मान बढ़ेगा दोस्तों। तो समानुपाती मतलब ये भी हो गया। अगर इसको ऐसे समझते हैं कि n समानुपाती 1/V, तो इसको हम N2 जो है V2 के व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा है, यह ऊपर है और ये नीचे है, तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। और पूरे को दोस्त, इस पूरे को हम N2 के समानुपाती कहते हैं, लेकिन केवल V2 को N2 के व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, क्योंकि जो पूरा है वह N2 के ही सिद्ध में है, N2 के ही के मतलब वर्ग का है, इसलिए हम समानुपाती बोल रहे हैं।
लेकिन केवल V2 की बात करेंगे तो n ऊपर है V2 नीचे है, तो हम व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा बोलेंगे दोस्त। और ध्यान दीजिए दोस्त, अगर कोई राशि किसी राशि के यदि व्युत्क्रमानुपाती होता है, कोई राशि किसी राशि के यदि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका मतलब होता है कि जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। व्युत्क्रमण होता है उल्टा, एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर n का मान बढ़ेगा तो V2 का मान कम होगा। मतलब अपवर्तनांक यदि बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा दोस्त, तो कम हो जाएगा। अगर n2 क्या होगी, यदि ये बढ़ेगी तो V2 क्या होगा दोस्त, घटेगा। आपको आइडिया हो गया। तो यही हम पीछे समझा रहे थे आपको कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उस माध्यम का सघनता बढ़ जाता है। सघनता बढ़ना मतलब उसमें प्रकाश की वेग कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है दोस्त, सघन हो गई मतलब उसके कण पास पास हो गए, और जब कण पास पास हो गए तो प्रकाश की स्पीड को कम कर देंगे, क्योंकि प्रकाश की स्पीड हर कण से टकराएगी जिससे उसका स्पीड कम होता चला जाएगा दोस्त। तो ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब हम लोग इस पर कुछ प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। पूरे टॉपिक में हमने जो पढ़ा उस पूरे टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आते हैं, उसको हम कैसे लगाएंगे, प्रश्न कैसे घूम के आते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। आइए हम प्रश्न को देखते हैं जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जामों में। पहला प्रश्न कह रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, आप जब किसी बर्तन में रखे जल में, ये जल में रखा हुआ कोई जल है रखा हुआ है, आप पेन या पेंसिल इसमें खड़ा करेंगे तो आप क्या पाएंगे दोस्त, आप ये पाएंगे कि ये पेंसिल जो होती है हमें ऐसे दिखाई देती है दोस्त, ऐसे दिखाई देती है, झुका हुआ। लगेगा कि यहाँ से टूट गई है, लगेगा कि यहाँ से क्या हो गई है, तो टूट गई है, यहाँ से मुड़ गई है दोस्त। ऐसा क्यों होता है दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम देख रहे हैं दोस्त, यदि हम देख रहे हैं तो वस्तु से प्रकाश जो हमारे आंख में पहुंचता है तभी दिखाई देती है वस्तु। तो जो जल के ऊपर है वह हवा में है सिरा, तो इसके प्रत्येक किरण से, प्रत्येक बिंदु से जो किरण जाएगी वह हवा से होते हुए आंख में जाएगी, तो हमें सही दिखाई देगी दोस्त। लेकिन दोस्त जब जल में से प्रकाश जाएगी, माने सघन माध्यम से जाएगी, तो यहां तक सही जाएगी दोस्त। लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या करेगी, ये अपने पथ से अविलंब से दूर हट जाएगी, इधर हो जाएगी दोस्त। इसलिए जहां पे वस्तु है वहां दिखाई नहीं देता है, कहीं और दिखाई देता है। वस्तु तो यहाँ पे है, बिंदु तो यहाँ पे है, तो हमको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हट जाता है, दिखाई दे देता है दोस्त। मतलब रियल में इसका आकार यहाँ पे होगा, लेकिन वस्तु जो चलती है यहाँ से दोस्तों, तो अपने पथ से हट जाने के कारण इसको यहाँ पे होना चाहिए, तो हमको साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे है वस्तु, इसका सिरा यहाँ पे है दोस्त। लेकिन क्या होता है कि किरण जब जाती है यहाँ तक तो इसके बाद अपने पथ से हट जाती है, और जब अपने पथ से हट जाती है दोस्त, दूर हट जाती है, क्योंकि सघन से विरल में पहुंची है, जब दूर हटती है दोस्त तो हमें वस्तु कहाँ दिखाई देगी, तो हमारे आंख को भ्रम होगा कि आंख पर प्रकाश तो ऐसे पहुंचेगा, तो लगेगा आंख को हमारे कि वस्तु कहां से आ रही है, प्रतिबिंब यहां से आ रही है दोस्त। तो इसलिए ये चीज होता है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे इस चीज को, कैसे होता है, क्यों होता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है दोस्त यहाँ पहले प्रश्न में कि तिरछी प्रवेश करती है, मतलब प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। मतलब अगर ये सिंपल सा फंडा पूछा है, ये अगर जल है और जल में प्रकाश ऐसे आई दोस्तों हवा से होता हुआ, ये अविलंब है, तो जल में प्रवेश करेगी तो जाहिर सी बात है किधर जाएगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी।
अविलंब की तरफ झुक जाएगी। पूछा है क्यों, प्रश्न करती है बताइए क्यों। तो दोस्त ये परिभाषा है इसका कि जब विरल से कोई प्रकाश किरण सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब तरफ झुक जाती है। दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का हल यही होगा। दोस्त प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है। दोस्त मतलब कहने का यह है कि ये हवा है, ये वायु है दोस्त, और ये कांच है। वायु का 1.003 होता है, आप जानते ही हैं, और कांच का होता है, यहां दिया है 1.5 दिया है कांच का, 0 ऐसे। तो दोस्त अपवर्तनांक दिया हुआ है, प्रवेश करती है तो कांच में प्रवेश की चाल कितनी हो जाएगी, चाल पूछा है। तो दोस्त हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, ये दिया है, तो यहाँ कांच का निकालना है, हवा का नहीं निकालना है। हवा को निर्वात माना है यहाँ पे है दोस्त, कहीं कहीं हवा को निर्वात मान लिया जाता है, क्योंकि निर्वात का भी एक होता है और हवा का भी लगभग एक होता है दोस्त, इसलिए। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। हवा के सापेक्ष कहे चाहे निर्वात के सापेक्ष कहे, लगभग बात एक ही होती है। तो यहाँ हवा के सापेक्ष कहा है, मतलब निर्वात के सापेक्ष कहा है दोस्त, और कांच को कहा है। तो वास्तव में क्या पूछना चाह रहा है हमसे, तो हमसे वो एनजी पूछ रहा है, मैंने ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। वो कितना हो जाएगा, सी बटा में VG, मतलब कांच में वेग। दोस्त ये अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच का, कितना दिया है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो 1.5 दिया है दोस्त, आप देख सकते हैं 1.5 दिया है। प्रकाश की चाल भी दिया हुआ है दोस्त, प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप क्या करेंगे, ये बटा में भी का मान निकालना है, तो n का मान रख दिया हमने 1.5 बराबर इसका रख दिया मान 3 × 10⁸, और बटा में VG रख दिया दोस्त। कितना इसकी वैल्यू आने वाली है, जब इसको इधर के जाएंगे, इसको लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा, तो VG बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸, और बटा में 1.5। इसको आप हल कर लेंगे दोस्त, सरलीकरण कर लेंगे, तो जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्त। मतलब कांच में, उस कांच में जिस कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, उसमें प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा दोस्त। आप इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कैसे हम लगाया, क्योंकि हवा के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हवा के सापेक्ष मतलब निरपेक्ष भी हवा को मान लेते हैं। तो NG पूछ रहा है, मतलब निरपेक्ष के वैक्यूम निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्त। तो इसका यही होगा, सी बटा में VG। ये क्यों होगा, पीछे पढ़ा चुका हूं, बस इस पर मान रखिए, हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। दोस्तों ये चौथा प्रश्न कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, सॉरी थर्ड है, तारपीन, किरोसिन, जल, 3 चीज दिया है, किसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। वेरी सिंपल, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी। हमने देखा है कि व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो देखते हैं, सबसे अधिक होता है तारपीन का। तारपीन कितना होता है, तो तारपीन का 1 पॉइंट, मतलब तारपीन इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तब किरोसिन का होता है, और तब जल का होता है। क्यों, यदि आपको चार्ट याद है, इसका 1.47 होता है अपवर्तनांक, और इसका 1.44 होता है, और इसका 1.33 होता है। तो वेरी सिंपल, सबसे कम प्रकाश का वेग तारपीन में रहेगी, क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा है, सघन ज्यादा है, प्रकाश की स्पीड कम रहेगी। उससे थोड़ा ज्यादा किरोसिन में रहेगी, और सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की जल में रहेगी। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। और चौथा प्रश्न कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है,
तो आप बताएं इस कथन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दोस्त कि अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। चूंकि केवल हीरा की बात कहा है, मतलब वो निर्वात के सापेक्ष कहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। सापेक्ष नहीं नाम लेगा तो वह निरपेक्ष की ही बात कर रहा है। बराबर कितना होगा, निर्वात में प्रकाश की वेग बटा हीरा में प्रकाश की वेग। हीरा मतलब होता है डायमंड दोस्तों, इसका मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि पूछा सा मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप जब इसका मान निकालेंगे, इसका मान पता ही होता है, तो इसका मान आएगा। और दोस्तों सी में जब भाग करेंगे हम इसका, मतलब निर्वात में प्रकाश के वेग में हीरा की प्रकाश की वेग का हम जब भाग करेंगे तो 2.5 गुना लगभग आएगा, 2.42 आएगा। इसका मतलब यह है कि जो इसमें प्रकाश की वेग होगी इसकी 2.5 गुना क्या होगी, कम होगी। मतलब हीरा में जो प्रकाश की वेग कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की वेग की 2.5 गुना कम। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 बटा में लिखा हूं 5 लिखा हूं दोस्त, तो हम क्या कर सकते हैं कि यह जो है और यह जो है इसका कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा दोस्त। 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया दोस्त क्योंकि इस नीचे वाले की ये 2 गुना है, नीचे वाले की ऊपर वाला क्या है, 2 गुना है। या कह सकते हैं कि ऊपर वाले की ये आधा है दोस्त, मतलब उसका आधा मतलब सेकेंड भाग है। तो ये भिन्न का नियम है, गणित का नियम है दोस्त। ऐसे ही इसको हल करने पर अब इतना आ रहा है 2.42, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसके 2 गुना है क्योंकि 2 उत्तर आया है दोस्त। अगर 10 बटा में हम 2 करूं तो 5 आएगा, मतलब नीचे वाले के ऊपर वाला कितना गुना है दोस्त, 5 गुना है। तो वैसे हम कह सकते हैं कि हीरा में जो प्रकाश का वेग होगा उस प्रकाश के वेग से जो निरपेक्ष में जो निर्वात में प्रकाश की वेग होगी वह इसके तुलना में कितना होगी, इतना गुना होगी। या कह सकते हैं दोस्त कि जो निर्वात में प्रकाश की वेग है उससे जो हीरा की में प्रकाश की वेग होगी वो कितना गुना, इतना गुना कम होगी, उतना गुना कम होगी दोस्त। ये बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, इसका मतलब कहने का यही है। तो आप इससे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अगर आंसर फिक्स देना होगा तो हमको यहाँ इसका आंसर ये होगा कि हीरा में प्रकाश की वेग निर्वात में प्रकाश की वेग की 2.42 गुना स्पीड कम होगी, या हीरा में प्रकाश की वेग के तुलना में निर्वात में प्रकाश की वेग 2.42 गुना ज्यादा होगी दोस्त। इसका आंसर यही होगा। तो अगले वीडियो में अपवर्तनांक संबंधी लेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्त। तो जो पिछला वीडियो हमारा सभी है वो विधिवत देख लीजिए, और चाहे 10th का बोर्ड हो, 11, 12